प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक और पोइम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द स्नेयर। द स्नेयर पोइम को जेम्स स्टीफेंस ने लिखा है और इस पोइम का जो मुख्य विषय है वो है जंगली जीवों के प्रति दया का भाव। कवि जेम्स स्टीफेंस ने इस पोइम के माध्यम से हमें बताने की चेष्टा की है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पर जंगली जीवों के प्रति मनुष्य की बहुत ज़्यादा निर्दयता बढ़ गई है। इस पोइम में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वो एक दिन जंगल में से गुजर रहे थे, तभी उन्हें किसी खरगोश के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कवि ने यह अनुमान लगाया कि खरगोश किसी जाल में फंसा हुआ है। उसकी करुणाजनक आवाज़ को सुनकर के कवि का पर्यावरण प्रेमी जो हृदय था वो उद्वेलित हो उठा और उन्होंने खरगोश को ढूंढने की चेष्टा की, परंतु वो खरगोश को ढूंढ नहीं पाए। कवि की ये महती इच्छा थी कि वो खरगोश की सहायता करे, परंतु उन्हें वो खरगोश नहीं मिल पाया। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर, इस पर्यावरण पर सभी जीवों का बराबर का अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पोइम। 12th क्लास की रेनबो बुक की ये पोइम, लेसन नंबर 16 द स्नेयर। तो सबसे पहले हम इस पोइम को रीड करेंगे। इसकी एक एक लाइन, इसकी एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid. Making everything afraid, wrinkling up his little face as he cries again for aid. And I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I'm searching everywhere. तो आपने इस पोइम के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुना। चलिए अब चर्चा करते हैं इस पोइम के डिफ़िकल्ट वर्ड की। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पोइम नंबर 5 द स्नेयर, जेम्स स्टीफेंस के डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं। इनमें से अधिकांश शब्द आपको आते होंगे। जैसे लिखा है हियर, सुनना, सडन यानी कोई अचानक कोई काम होना, क्राई रोना चिल्लाना, पेन दर्द, रैबिट खरगोश, स्नेयर यानी फंदा या जाल, कॉलिंग आउट का मतलब पुकारना, एड मन सहायता, फ्राइटन्ड मन भयभीत, अफ्रेड डरा हुआ, रिंकलिंग मन सिंकुड़ा हुआ, पौ माने पंजा, सर्चिंग मन तलाश करना, ग्रीव अप का मतलब होता है बड़े होना, स्लम झुग्गी झोंपड़ी, स्टेनोग्राफ आंसुलिपिक, सर्व्ड सेवा करना, असिस्टेंट सहायक, क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, डीप यानी गहरा, इंटरेस्ट यानी रुचि, गैलिक आर्ट यानी आयरलैंड की कला,
लेजेंड लोक कथा, लिटरेचर साहित्य, कल्चर संस्कृति, डिपिक्ट वर्णन करना, रिकग्नाइज पहचानना, सिचुएशन स्थिति, इफेक्टिव यानी प्रभावी, सिंपथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, रिपीटेड किसी चीज़ को आवर्ती पुनरावर्ती, बिगिनिंग यानी शुरुआत करना, स्ट्रेस यानी जोर देना, बलाघात जिसको बोलते हैं, और हैपन यानी घटित होना। तो इस प्रकार आपने इस पोइम के जितने भी कठिन शब्दावली है उसको आपने समझा, सुना। चलिए अब हम पोइम को एक्सप्लेन करते हैं। पोइम को एक्सप्लेन करने से पहले चलिए इस पोइम के नीचे आपकी बुक में अबाउट द पोइम लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम अबाउट द पोइम पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, जेम्स स्टीफेंस ग्रू अप इन द स्लम ऑफ डबलिन। जेम्स स्टीफेंस ग्रू अप मन बड़े हुए इन द स्लम, स्लम यानी झुग्गी झोपड़ बस्ती में, ऑफ डबलिन। डबलिन शहर की जो झुग्गी झोपड़ बस्ती है उसमें स्टीफन ग्रू अप हुए, बड़े हुए, एंड वर्कड एज स्टेनोग्राफर, और उन्होंने एक स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य किया, एक आशुलिपिक के रूप में कार्य किया। आशुलिपिक का मतलब होता है जैसे एक व्यक्ति बोलता रहता है और उस बोली हुई चीज़ को फटाफट टाइप करते रहना, साथ साथ लिखते रहना, ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। तो इन्होंने वर्कड एज स्टेनोग्राफर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, अपनी शुरुआत में, अपनी उम्र के शुरुआती वर्षों में इन्होंने स्टेनोग्राफर के रूप में काम किया। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर इन डबलिन। लेटर मन बाद में, ही मन उन्होंने, सर्व्ड मन सेवा की, फॉर सम ईयर्स मन कुछ वर्षों तक, एज एन असिस्टेंट, असिस्टेंट यानी सहायक कह सकते हैं, हेल्पर कह सकते हैं, क्यूरेटर का मतलब होता है किसी बड़े संग्रहालय का अध्यक्ष इन डबलिन। बाद में इन्होंने कुछ वर्षों तक डबलिन में सहायक क्यूरेटर के रूप में कार्य किया। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन गैलिक आर्ट, लेजेंड, लिटरेचर एंड कल्चर। डीप इंटरेस्ट का मतलब होता है गहरी रुचि, इनकी गहरी रुचि थी आयरलैंड की कला में, वहाँ की लोक कथाओं में, वहाँ के साहित्य में और वहाँ की संस्कृति में इनकी गहरी रुचि थी। तो ये हुआ अबाउट द पोइट, कवि का परिचय। अब नीचे वाला जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उसमें इस पोइम के बारे में बताया गया है कि इस पोइम की क्या थीम है, इस पोइम में क्या बताया गया है। तो सुनिएगा ध्यान से। द पोइम डिपिक्ट, ये कविता डिपिक्ट्स यानी वर्णन करती है किसका, ए रैबिट इन ए स्नेर, एक खरगोश जो किसी स्नेर यानी जाल में फंसा हुआ है, क्राइंग आउट ऑफ पेन, और वो दर्द से चिल्ला रहा है। द पोइट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ द रैबिट, और जो कवि है कैन रिकॉग्नाइज, वो पहचान सकता है कि क्या पहचान सकता है, द वॉइस ऑफ द रैबिट, खरगोश की आवाज को, विथ हिज पाव इनटू द स्नेर, और उस खरगोश का जो पॉ, PAW, पॉ माने पंजा जो है वो किस में फंसा हुआ है, स्नेर में। द पोएट डिपिक्ट्स द सिचुएशन विथ इफेक्टिव इमेजिंग एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। द पोइट मन कवि, डिपिक्ट्स मन वर्णन करता है, द सिचुएशन मन स्थिति को, विथ इफेक्टिव मन बहुत ही प्रभावी तरीके से, इमेजिंग मन कल्पना करके, एंड सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण, एटीट्यूड मन दृष्टिकोण। कवि इस स्थिति का वर्णन बहुत ही प्रभावी काल्पनिक तरीके से और सहानुभूति दृष्टिकोण रखते हुए करता है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा is repeated.
द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा इज रिपीटेड। प्रत्येक स्टैंजा की अंतिम पंक्ति को दोहराया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। जो अगला स्टैंजा है, नेक्स्ट वन जो स्टैंजा है, उसकी शुरुआत में जो लाइन है, पहली लाइन है, वो उससे पहले वाले स्टैंजा की अंतिम लाइन है। द फर्स्ट 3 स्टैंजाज आर रिटन इन iambic tetrameter। द फर्स्ट 3 स्टैंजाज, पहले वाले 3 स्टैंजा, आर रिटन मन लिखे हुए हैं इन iambic tetrameter। iambic tetrameter में लिखे हुए हैं विथ स्ट्रेस एट द एंड, और प्रत्येक पंक्ति के अंत में एक स्ट्रेस है, एक जोर देकर बोला गया है। बट दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टैंजा, लेकिन ऐसा अंतिम स्टैंजा में नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं पोइम में ऐसा क्या कुछ दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा पोइम में, आई हियर सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन क्या है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। यही देखिए अगले स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। इसी प्रकार सेकंड स्टैंजा की अंतिम लाइन क्या है? मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। इसी प्रकार थर्ड स्टैंजा की लास्ट लाइन एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड द फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। तो इससे क्या हुआ? इससे इस पोइम की जो लिखित में सुंदरता है उसमें वृद्धि हुई है। एक दूसरे से स्टैंजा जुड़े हैं, एक यूनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो चलिए हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो आप देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक हर लाइन जो है उसका अंतिम वर्ड देखते हैं। पेन, अगेन, स्नेयर, वे। तो राइम स्कीम क्या होगी यहाँ पर? पेन को ए दे देते हैं, ए बी, फर्स्ट स्टैंजा। पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर। तो ए बी। फिर अगले स्टैंजा में वेयर, एड, एयर, अफ्रेड। तो वे को हम पहले बी दे चुके हैं, बी सी। फिर थर्ड स्टैंजा में सी डी, और फोर्थ स्टैंजा में डी। अब वापिस स्ने आ गया, स्ने को हमने क्या दिया था? बी दिया था। तो इस प्रकार जो लास्ट स्टैंजा है उसमें राइम स्कीम मैच नहीं हो रही है। यहाँ जाकर के राइम स्कीम टूट जाती है। लास्ट स्टैंजा ठीक वैसे नहीं है जैसे फर्स्ट वाले थर्ड स्टैंजा थे, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक थे। तो थर्ड स्टैंजा में प्लेस के लिए डी, स्नेर के लिए वापस ए, 1 नया साउंड है तो इसके लिए ई, और वेयर के लिए ए। तो लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी? डी ए ई ए, सॉरी डी बी ए बी, डी बी ई बी। तो इस प्रकार आपने इस पोइम को सुना। अब हम इस पोइम का लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार एक दिन वो कहीं जंगल में से गुजर रहा था। तभी वो कवि कहता है, आई हियर सडन क्राई ऑफ पेन। मुझे आई मन में, ये आई कौन है? आई हु इज आई हियर। तो आई इज स्टैंड फॉर द पोइट हिमसेल्फ। आई यहाँ खुद कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। कवि कहता है
कि मुझे अचानक एक दर्द की चीख सुनाई देती है। There is a rabbit in a snare, और उस चीख के आधार पर कवि अनुमान लगाता है There is a rabbit in a snare, कि किसी जाल में, स्नेर मन जाल में कोई रैबिट यानी खरगोश फंसा हुआ है। Now I hear the cry again, तभी मुझे वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। But I cannot tell from where, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। But I cannot tell from where, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। He is calling out for aid, कवि कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सहायता के लिए पुकार रहा है। Crying on the frightened air, making everything afraid, बहुत ही करुणाजनक लाइन है। यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है, अलंकार का प्रयोग हुआ है। Crying on the frightened air, कवि कहता है कि उस खरगोश के चिल्लाने से फ्राइटन्ड एयर हो गया है, वातावरण भयभीत हो गया है, पूरा वातावरण भयग्रस्त हो गया है। फ्राइटन्ड एयर यानी भयग्रस्त वातावरण, चारों तरफ भय हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, उस खरगोश की चीखें इतनी दर्दनाक है कि वहाँ का प्रत्येक पेड़ पौधा, छोटे मोटे जीव जंतु सभी डर गए। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, सब डर गए। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कवि कहता है, कवि ऐसे कल्पना करता है, इमेजिन करता है कि शायद दर्द के कारण उसका जो लिटिल फेस है, छोटा सा चेहरा है, वो रिंकलिंग हो गया है। रिंकलिंग यानी एकदम मुरझा गया है, सिकुड़ गया है। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, कवि कहता है कि इसके साथ ही वो दोबारा से एड मन सहायता के लिए चिल्लाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और कवि की विडंबना देखिए, कवि कहता है कि वो बार बार खरगोश चिल्ला रहा है, लेकिन मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं सकता। लास्ट स्टैंजा ध्यान से सुनिएगा। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को ढूंढ नहीं सकता। कौन से स्थान को? वेयर हिज पाव इज इन द स्नेयर, जहां उसका पाव मन पंजा, स्नेर मन जाल में फंसा हुआ है। अब कवि बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, उसको खरगोश की सहायता करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। अब वो जंगल में बेचैनी के साथ उस खरगोश को पुकारते हुए घूमता है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आवाज़ देता है कि ये छोटे प्यारे तुम कहाँ हो। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा हूँ। तो इस पोएम के लास्ट तक भी हमें ये बात समझ में आई है कि कवि उस खरगोश को ढूंढ नहीं सका, केवल उसकी आवाज़ के आधार पर कवि ने उस खरगोश को रिकग्नाइज किया है, पहचाना है। लेकिन इस पोएम में ये उल्लेख कहीं नहीं किया हुआ कि उसने उस खरगोश को ढूंढ लिया या उसकी सहायता कर दी। तो उम्मीद है आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इस पोएम के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।